एक पति पत्नी ने देखा कि उनके पड़ोसी जल्दबाजी में सामान पैक कर रहे थे और अपने घरों से भाग रहे थे। हैरान होकर वे बाहर निकले तो देखा कि सड़क पर हर कोई ऐसे भाग रहा था जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। जेसन को अभी भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन एहतियातन उसने अपने परिवार को लेकर शहर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ अजीब दिखा। वही पड़ोसी जो भागे थे अब वापस लौट रहे थे। स्थिति और भी डरावनी हो गई। जेसन का परिवार घबरा गया और जल्द ही वे ट्रैफिक में फंस गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि शहर से बाहर जाने वाली एकमात्र सड़क को सेना ने ब्लॉक कर दिया था। हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे थे और घोषणा हो रही थी कि शहर में अचानक एक संक्रमण फैल गया है और सभी निवासियों को तुरंत अपने घरों में वापस जाने का आदेश है। जेसन को समझ आया कि वे पूरी तरह अलग थलग पड़ चुके हैं। अचानक आकाश से एक चट्टान जैसी चीज गिरी जिससे धूल का गुब्बार उठा। कुछ ही पलों बाद 2 लड़ाकू विमान गरजते हुए शहर की ओर बढ़े। सभी लोग सदमे में थे क्योंकि बमबारी शुरू हो गई थी। जेसन की पत्नी बेथ को तुरंत सच्चाई समझ आ गई। अगर वे आदेश मानकर घर लौट गए होते तो उनकी मौत निश्चित थी। विमान अब सड़कों पर भाग रहे लोगों की ओर मुड़ गए। तभी सभी को आखिरकार समझ आया कि सेना उनकी रक्षा नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। बेथ ने एक पहाड़ी पर स्कूल देखा और अपने परिवार को जल्दी से वहां चढ़ने के लिए कहा। विमान दूसरी बार बमबारी के लिए लौटे, लेकिन सौभाग्य से वे धमाकों की लहरों से बच निकले। थके और हांफते हुए वे स्कूल पहुंचे और बंकर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगे। जैसे ही विमानों की गड़गड़ाहट नजदीक आई, भारी दरवाजा आखिरकार बंद हो गया। आखिर ऐसा कौन सा वायरस था जिसने सेना को इतना कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर किया? जेसन का परिवार समझ नहीं पाया, लेकिन अभी के लिए उन्हें आश्रय मिल चुका था। बंकर के अंदर कुछ पुरानी डिब्बा बंद खाना था जो 3 लोगों के लिए काफी समय तक चल सकता था। लेकिन बेथ का चेहरा पीला पड़ गया। दरवाजा बंद करते समय उसका हाथ कट गया था। क्या होगा अगर वह पहले से ही संक्रमित हो चुकी थी? फिर भी यह उस पर विचार करने का समय नहीं था। जेसन ने बंकर के दरवाजे को लोहे की जंजीरों से मजबूती से बांध दिया और फैसला किया कि वे कुछ समय तक वहां छिपे रहेंगे। हालांकि जमीन के नीचे का जीवन आसान नहीं था। हर दिन एक जैसा था। बासी डिब्बा बंद खाना और एक पुराने कुएं से लिया गया गंदला पानी। समय काटने के लिए वे ताश खेलते और लुका छिपी खेलते। दुनिया से कटे हुए परिवार को ऐसा लगता था जैसे वे समय के अंत में जी रहे हों। उनकी बेटी सबसे पहले बेचैन हुई। उसने पूछा, पापा, हम यहां कब तक रहेंगे? जेसन के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। वह बस इतना कह सका, जब वायरस खत्म हो जाएगा और जीवन फिर से खिल उठेगा, तभी हम बाहर जाएंगे। उन्हें कभी नहीं लगा था कि यह इंतजार 300 दिनों तक खिंचेगा। छोटी लड़की अक्सर वेंटिलेशन डक्ट से जुड़े रिफ्लेक्टर मिरर से बाहर झांकती थी, लेकिन हर बार उसे केवल राख में तब्दील, बेजान और उदास दुनिया ही दिखती थी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद वे वास्तव में आखिरी बचे हुए लोग हैं। बेथ ने उसे सांत्वना दी, फुसफुसाते हुए कि शायद उसके दोस्त भी कहीं उनके जैसे ही छिपे हुए हैं। एक दिन लड़की ने एक टिन कैन खोला, लेकिन वह खाली था और पीछे एक छोटा सा छेद था। किसी ने खाना चुरा लिया था। बेथ ने बाकी स्टॉक की जांच की और पाया कि 12 कैन खाली हो चुके थे। 2 हफ्तों का राशन गायब था। दुखी होकर उसने अनुमान लगाया कि चूहे वेंटिलेशन डक्ट से घुस आए होंगे। अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर जेसन ने उसे आश्वासन दिया, छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो। अगर खाना खत्म हो गया तो मैं ऊपर जाकर और लाऊंगा। उस रात जब लड़की अपनी मां के साथ खेल रही थी, पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। एक चूहा फिर से घुस आया था और एक और टिन चुराने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में जेसन ने चाकू निकाला और उसे मारने के लिए तैयार हुआ, लेकिन वह जीव असामान्य रूप से तेज था और छेद की ओर भागा। जैसे ही वह भागने वाला था, बेथ ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले कि वे जश्न मना पाते, बंकर में एक तीखी जलती हुई गंध फैल गई। चूहे ने एक तेल का लैंप गिरा दिया था। तापमान तेजी से बढ़ा और अचानक लैंप फट गया, जिससे केरोसिन हर जगह फैल गया। आग तेजी से फैली। बेथ ने पर्दा फाड़कर आग को दबाने की कोशिश की, जबकि जेसन ने पत्थर के नल से पानी लाकर आग बुझाई। काफी संघर्ष के बाद वे आखिरकार आग बुझाने में कामयाब हुए।
जब वे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए मुड़े तो वह बिस्तर के नीचे छिपी थी और मिरर को घूर रही थी। वेंटिलेशन डक्ट से धुआं निकल रहा था जो उनकी लोकेशन को उजागर कर सकता था। जेसन ने फुसफुसाते हुए कहा कि शायद रात का अंधेरा धुएं को छिपा लेगा। तीनों डर में रात भर जागते रहे। सौभाग्य से उस रात कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह जेसन ने मिरर की जांच की और देखा कि वह कालिख से काला पड़ गया था। धुआं निकल गया था, लेकिन अब डक्ट के आसपास राख की मोटी परत जमा हो गई थी जो शायद उन्हें छिपाने में मदद कर सकती थी। फिर भी उन्होंने इसे साफ करने का फैसला किया। जेसन और बेथ ने दरवाजे की जंजीरें खोलीं, खतरे की आहट सुनी और आखिरकार बाहर निकले, अपनी बेटी को अंदर अकेला छोड़कर। समय बीत गया, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। घबराई हुई लड़की ने स्टूल पर चढ़कर रिफ्लेक्टर मिरर से बाहर देखा। उसने अपने माता पिता को बंकर के दरवाजे को छिपाने की कोशिश करते देखा, लेकिन तभी दूर जंगल में एक काली छाया सरकती दिखी। डर से वह अपने पिता को पीछे देखने के लिए चिल्लाई, लेकिन वे सुनने के लिए बहुत दूर थे। घबराहट में वह बाहर भागी, लेकिन वहां पहुंचकर उसके माता पिता कहीं नहीं दिखे। कांपते हुए उसने उन्हें पुकारा। अचानक 2 हाथों ने उसे पकड़ लिया। ये जेसन और बेथ थे। वे जल्दी से बंकर में वापस लौटे। जेसन ने दरवाजे को लकड़ी के तख्तों से मजबूत किया और फिर से जंजीरों से बांध दिया। फिर उसने चुप रहने का इशारा किया और जमीन पर कान लगाकर सुना। ऊपर से कदमों की आवाज आ रही थी, भारी, जानबूझकर खोजबीन करने वाली। कुछ जानता था कि वे नीचे हैं। छोटी लड़की फूट फूट कर रोने लगी। बेथ ने उसे चुप कराने की कोशिश की, फुसफुसाते हुए कि कोई भी आवाज उनकी मौत का कारण बन सकती है। जेसन ने उसका ध्यान भटकाया और वह चुप हो गई, लेकिन बेथ की नजरें वेंटिलेशन डक्ट पर टिकी रहीं। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका बंकर को हिला देता है। कदमों की आवाज भारी होकर ठीक उनके आश्रय के ऊपर रुक गई। जेसन के माथे से पसीना टपकने लगा। जिस चीज से वे डर रहे थे वह आ चुकी थी। कुछ लोहे के दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देने लगा। जंजीरें खड़खड़ाने लगीं। यह साफ था कि घुसपैठिया जानता था कि अंदर कोई है। हर धक्के से सहारे के बीम चटक रहे थे। दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। हिम्मत जुटाकर बेथ सीढ़ी पर चढ़ी और अपने शरीर का वजन लगाकर दरवाजा बंद रखने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे दरवाजा फिर भी खुलने लगा और 2 चमकती हरी आंखें अंदर झांकने लगीं। उसी पल जेसन ने एक स्टील पाइप तोड़ा और उसे फ्रेम में अड्डा दिया, जिससे दरवाजा बंद हो गया। ऊपर का दबाव अचानक गायब हो गया और दंपति ने बंकर को फिर से सुरक्षित कर लिया। हालांकि कदमों की आवाज धीरे धीरे कम हो गई। जेसन के हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। अब उसे पता था कि बाहर की दुनिया में सिर्फ क्रूर सैनिक ही नहीं, बल्कि डरावने राक्षस भी थे। परिवार सीढ़ियों के पास सिमटकर बैठ गया, निराश और थका हुआ। उनका ठिकाना उजागर हो चुका था। कभी भी और हमले हो सकते थे, और वास्तव में जल्द ही स्टोरेज रूम की अलमारियां हिलने लगीं और ऊपर से अनगिनत कदमों की आवाज आई। झुंड की तरह वे इकट्ठा हुए और एक बड़े हमले की शुरुआत की। इस बार लोहे का दरवाजा टूट गया। अनगिनत चमकती आंखें अंधेरे बंकर में झांकने लगीं। जेसन का परिवार डर से पीछे हट गया, लेकिन राक्षस आगे बढ़ते रहे। जेसन ने तेल का लैंप फेंका और अलमारी को दरवाजे के सामने धकेल दिया, लेकिन यह ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तभी उनकी बेटी ने जमीन में एक डक्ट खोल देखा। जेसन ने उसे तोड़ा और अपनी पत्नी और बच्ची को उसमें धकेल दिया, लेकिन जब वह खुद जाने की कोशिश करता है तो संकरा रास्ता उसे फंसा लेता है। राक्षस कुछ सेकंड दूर थे। हताशा में जेसन ने अपनी बांह को तोड़ दिया और किसी तरह निकल गया। बेथ ने पूरी ताकत से उसे खींचा और वह लगभग बाहर निकल ही गया था कि एक विशाल पंजा आग के बीच से निकला और उसे पकड़ लिया। जेसन ने बेथ से चिल्लाकर कहा कि वह उनकी बेटी की रक्षा करे और उसे बंकर में वापस खींच लिया गया। बेथ और उनकी बेटी सुरंगों से भागीं। पीछे से जेसन की संघर्ष की आवाजें सुनाई दे रही थीं। बेथ को पता था कि वह अपनी जान देकर उन्हें समय दे रहा था। वे खुले में निकलीं, लेकिन उनका रास्ता एक विशाल दीवार ने रोक दिया। एक हेलीकॉप्टर की सर्चलाइट ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और ऊपर से एक बड़ा जाल गिरा, जिसमें दोनों फंस गए। जाल के बीच से बेथ ने चमकती हरी आंखों वाली काली आकृतियां करीब आते देखीं, लेकिन जैसे ही वे नजदीक आए उसे एहसास हुआ कि ये राक्षस नहीं थे। ये हेजमैट
सूट में सैनिक थे। सैनिकों ने सिरिंज निकाली और उनकी गर्दन में इंजेक्शन लगाए। काला खून टपकने लगा। उन्हें संक्रमित घोषित करते हुए कमांडर ने अपने आदमियों को मां और बच्ची दोनों को मारने का आदेश दिया। जब वायरस पहली बार फैला था तब शहर के कई लोग पहले ही इसके संपर्क में आ चुके थे। यह हवा से फैलने वाला, अत्यधिक संक्रामक और अदृश्य था। सेना का एकमात्र नियंत्रण का तरीका निर्दयतापूर्ण उन्मूलन था। बेथ ने डर के मारे देखा कि सैनिक अपनी बेटी की ओर हथियार उठा रहे थे। गुस्सा उसे निगल गया और उसके चेहरे पर काली नसें उभरने लगीं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक सैनिक की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। यह जेसन था। वह मृत्यु से वापस आ गया था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। वह संक्रमण के बाद बदल चुका था। हालांकि उसने जमकर लड़ाई की, लेकिन वह गोलियों की बौछार को ज्यादा देर तक नहीं झेल सका। वह जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। हंगामे के बीच बेथ और उनकी बेटी जाल से बच निकली। सैनिक उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर भागे। बेथ को नहीं पता था कि वह खुद भी बदलना शुरू हो चुकी थी। उसने कई सैनिकों को मार डाला, लेकिन अंत में उसे गोली मार दी गई और वह एक कार की छत पर गिर पड़ी। उनकी बेटी छाया में छिपी सब कुछ देख रही थी। गुस्से से भरी वह भी बदलने लगी और एक सैनिक पर घातक इरादे से कूद पड़ी। लेकिन इससे पहले कि वह मार सकती, बेथ ने उसे रोक दिया। वह अपनी बेटी को राक्षस नहीं बनने देना चाहती थी। धीरे धीरे लड़की शांत हुई। उसकी नसें सामान्य हो गईं। लेकिन जिस सैनिक पर उसने हमला किया था वह पहले से ही बर्बाद हो चुका था। उसका सूट फट गया था और वह भी वायरस का शिकार हो गया। जेसन, गंभीर रूप से घायल, ने अपनी बेटी को आखिरी बार देखा और अपने परिचित अंदाज में अलविदा कहा। फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। तभी एक और हेलीकॉप्टर आया। बेथ ने अपनी बेटी को पकड़ा और भागी। वे कबाड़ के ढेर में छिप गए जब तक कि उन्हें एक गुप्त भूमिगत रास्ता नहीं मिला। अचानक एक रोशनी में एक छोटा लड़का दिखा, उनका पुराना पड़ोसी, जो उन्हें एक छिपे हुए तहखाने में ले गया जहां कई परिचित बचे हुए लोग छिपे थे। अनगिनत लोग चूहों की तरह अंधेरे में जीने को मजबूर थे, सिर्फ जीवित रहने के लिए। जेसन का परिवार हर दिन राक्षसों से भागता रहा, लेकिन सच्चाई यह थी कि गैर संक्रमित दुनिया की नजर में वे खुद राक्षस बन चुके थे। और अगर आपने गौर किया हो तो आपको एहसास होगा कि उन्हें हमेशा पता था कि वे संक्रमित थे। इसलिए वे अपनी बेटी को बार बार चेतावनी देते थे कि वह कभी गुस्सा न करे, क्योंकि गुस्सा उनके बदलाव को सामने लाता था। और दोस्तों, यहीं आज की कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह पसंद आई तो बने रहें। हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे।